हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस की आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, फॉर्म कब निकले थे, ठीक है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आपको बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए, और उसके बाद मैंने आपके साथ फिजिक्स का सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे हमारे केमिस्ट्री के यूनिट्स क्या क्या है, ठीक है। बायो और फिजिक्स का सिलेबस मैं ऑलरेडी मैंशन कर चुकी हूँ आपको, तो हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो इसके अंदर हमें टोटल 9 टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं, ठीक है। ये हमारे टोटल टॉपिक्स की लिस्ट है, और अब इन टॉपिक्स के अंदर हमें कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने हैं अब हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है मैटर, जिसके अंदर हमें नेचर एंड बिहेवियर देखना है और स्टेट्स ऑफ मैटर देखना है, जिसमें आपको है ना कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तो होते हैं। उसके बाद हमें प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंसेंट्रेट के बारे में भी पढ़ना है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के जो टाइप्स है वो आपको पढ़ना है, ये आपको है ना 11th क्लास से पढ़ना होगा। हेनरी का जो लॉ है ये भी 11th एंड 12th से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनमें ना कुछ कुछ सब टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 11th एंड 12th से मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक है? ये जो आपका गे लुकोस लॉ है, एविगैड्रो लॉ है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास एवरेज है, हेनरी लॉ है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, ये आपके 11th क्लास से आपको पढ़ने होंगे। बाकी का आप कहाँ से पढ़ सकते हो? इसके लिए आपको है ना हमारी जो 9th क्लास की NCERT है उसके अंदर आप मैटर वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, और इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा 9th क्लास से, ठीक है। उसके बाद आपको इसे कहाँ से पढ़ना है? 11th क्लास से पढ़ना है। हेनरी लॉ, एविगैड्रो लॉ, गे लुकास लॉ, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इसके लिए आपको इसे 11th क्लास से पढ़ना होगा। अगर आप इन टॉपिक्स को, सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ना है, सारे टॉपिक्स नहीं, जो जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है जो 9th क्लास में नहीं दिए हुए हैं वो आपको 11th से पढ़ने हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, जिसके अंदर आपको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, ये सारे के सारे मॉडल जो आपको पढ़ने हैं। मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स जो होते हैं, ठीक है। तो 9th क्लास में ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो पढ़ने से ही आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको? 9th क्लास की NCERT में स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से जो केमिस्ट्री यूनिट में दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो हमारी 10th क्लास की जो NCERT है उसके अंदर हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दिया है, जिसमें आपको मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है एलिमेंट की, ट्रेंड्स कैसे कैसे बढ़ते हैं घटते हैं इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो क्या, और हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपनी 10th क्लास की NCERT पढ़ने है, और उसके बाद आप इसको 12th क्लास से भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, ठीक है। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो दिया है उसको भी आप इसको पढ़ सकते हो अगर आप इसको हायर लेवल से कंप्लीट करना चाहते हो। उसके बाद रहता है केमिकल सब्सटेंसेस। तो केमिकल सब्सटेंसेस में आपको एक्चुअली क्या पढ़ना है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ना है। तो हमारी जो क्लास 10th की NCERT है उसमें से आपको सिंपल एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ लेना है, लेकिन जो इन्होंने ब्रॉन्सिएटेड लॉरी थ्योरी दी हुई है, लुईस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लॉगरिथम निकालना दिया हुआ है, pH, POH, PKW है, ये सारी जो वैल्यूज आपको निकालनी सीखनी है, ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा? सॉल्ट की क्लासिफिकेशन जो आपको करनी है ये आपको 12th क्लास से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 12th क्लास में जो हमारा चैप्टर है उसमें आपको जाके ना उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ वहाँ से pH, POH, PKW, ठीक है, और ये वाला जो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है, ब्रॉन्सिएटेड लॉरी थ्योरी है, इतना पोर्शन ही आपको वहाँ से कवर करना है, ठीक है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर की बात हो रही है, अदरवाइज आपको ये क्लास 10th की NCERT से तो ज़रूर कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के लिए उन्होंने जितना टॉपिक दिया है इतना आप सिर्फ क्लास 10th की NCERT का केमिकल रिएक्शन वाला यूनिट पढ़ोगे और आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। क्या बताना है? केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हो, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो केमिकल इक्वेशंस होती है, ठीक है, उनके बारे में आपको तो जो हमारी क्लास 10th है उसका जो केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस के नाम से, वो आपको पढ़ना है इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्लास 10th की NCERT में हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दिया हुआ है, जिसमें आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पढ़नी है, ओर्स एंड मिनरल्स हम किसको कहते हैं ये पढ़ना है, इनरिचमेंट आप कैसे कर सकते हो, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस आप कैसे कर सकते हो, कोरोजन क्या होता है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, और आप कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, ये सारे के सारे सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो देखो क्या हुआ था, जो हमारा 2021 का एग्जाम था उसमें तो है ना मेटल्स एंड नॉन मेटल से सब कुछ कहाँ से पूछा गया, हमारी 10th की NCERT से पूछा, मतलब 11-12th के जो चैप्टर्स है वहाँ से आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल का जो इनरिचमेंट ऑफ ओर्स वाला मेटलर्जिकल ऑपरेशन वाला चैप्टर है वो आपको 11-12th क्लास से करना होगा, ठीक है। और अदरवाइज आप मेटल्स एंड नॉन मेटल को सिंपली 10th क्लास की NCERT से कवर कर सकते हो। उसके बाद है कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, तो उसके लिए आपको 10th क्लास की NCERT का चैप्टर अपना कंप्लीट करना होगा, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, एल्कोहल्स पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने हैं, ठीक है, सोप्स, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल एंड
कार्बन फाइबर्स, ठीक है। इस चैप्टर को ना आपको 11th और 12th से भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आइसोमेरिज्म और आयुपेक नोमेनक्लेचर ये सब कुछ इतना 10th क्लास में नहीं दिया होता है, तो आपको इसे कहाँ से करना पड़ेगा, 11th 12th में जो ये चैप्टर्स है वहाँ से भी आपको इसको कवर करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके लिए आप है ना सस्टेनेबल मैनेजमेंट का जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज वाले यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट वाले चैप्टर्स ये होते हैं ना, उसमें उन्होंने जिसमें आपको रिवर गंगा के पोल्यूशन के बारे में बताया, गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में आया था उसके बारे में बताया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट आप नेचुरल रिसोर्स की कैसे करोगे ये बताया। तो क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, उसको आप पढ़ोगे तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है मैन मेड मटेरियल्स, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट यूनिट है, इसमें से है ना इसको हमें एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसको कहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड पॉलीमर्स, फाइबर्स, प्लास्टिक, ये जो सब टॉपिक्स है ये तो आपके एनसीईआरटीज में अलग अलग जगह पे मेंशन है। अगर आप क्लास 8 की एनसीईआरटी देखोगे वहाँ पे प्लास्टिक आपको दिया हुआ है, पॉलीमर्स भी दिए हुए हैं, फाइबर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट आपको 11th 12th की एनसीईआरटी में मिल जाता है, पॉलीमर चैप्टर भी वहाँ से मिल जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे ना जो हमारा सेरेमिक है, सीमेंट है, पोर्सिलिन है, ग्लास है, ये सब कुछ वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इनको हमें आपको अलग अलग सर्च करके इनको पढ़ना होगा, ठीक है। मैन मेड मटेरियल का ये वाला पोर्शन आपको बहुत अलग अलग जगह से मल्टीपल सोर्सेज से आपको इसको पढ़ना होगा। अब है ना, अब आप सोचोगे कि क्या सारी की सारी 11th और 12th की एनसीईआरटी हमें कंप्लीट करनी चाहिए, कितने सारे हो जाएंगे। तो देखो हमारा जो सबसे पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो आपको पता है 200 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, जिसमें से 100 मार्क्स की हमारी साइंस आएगी, ठीक है। साइंस में भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा नंबर की वेटेज जो रहती है वो मोस्टली हमारी बायोलॉजी की रहती है, जो 40 अराउंड रहती है, 40 नंबर की हमारी बायो रहती है। और अगर आप यूनिट्स भी देखोगे ना, सबसे ज़्यादा बायो में दी गई है, 21 यूनिट्स दी गई है, जिनमें से 11 यूनिट्स तो कैसी है आपके एनसीईआरटी में इजीली अवेलेबल है, बाकी की 10 यूनिट हमारी ग्रेजुएशन से जोड़ी गई है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, मोस्टली जो बायो के बच्चे होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना उन्हें इतना पसंद नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका फिजिक्स वीक है तो आप उसे सिर्फ 9th एंड 10th से कवर कर लीजिए। अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो आप उसे 9th एंड 10th से कवर करिए। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट, बायो तो आपको पढ़ना ही है हर एक लेवल से, लेकिन अगर आप है ना इनमें से कोई एक सब्जेक्ट या तो केमिस्ट्री या तो फिजिक्स जो आपको ज़्यादा आसान लगता है, उसको आप है ना उसके सब टॉपिक्स को आप 11th एंड 12th की बुक से भी ज़रूर कवर कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स के मैक्सिमम जो टॉपिक है ना वो 9th एंड 10th से कवर हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप 11th 12th अब करने बैठोगे तो बहुत वास्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज वहाँ पर होती है, डेरिवेशंस वहाँ पर होती है, फॉर्मूले वहाँ पर होते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगता है तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो आप केमिस्ट्री के पोर्शन को 11th एंड 12th से पढ़ लीजिए, हेनरी लो, एविगैड्रे लो, गे लुकास लॉग्स, ठीक है। हम पीएच कैसे निकालते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, पॉलीमर चैप्टर, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स को आप 11th एंड 12th से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप को जिस सोर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है एनसीईआरटी, ठीक है। आपको अपनी 9th एंड 10th की एनसीईआरटी को तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, मतलब उसमें कोई ढील आपको छोड़नी नहीं है। उसके अलावा आप 11th एंड 12th के वो टॉपिक्स कर सकते हो जो आपके 9th एंड 10th में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। ये उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, किस टॉपिक को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, किस टॉपिक को आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, ठीक है। अब आपको DSSB TGT नेचुरल साइंस में ना उसकी एलिजिबिलिटी को लेके कोई डाउट होना चाहिए, ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, ना एग्जाम पैटर्न को, और ना ही सिलेबस को, ठीक है। मैंने उनका बायो का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस सब कुछ आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है। थैंक यू। हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम बायोलॉजी की ग्रेजुएशन यूनिट्स में आपको करा रही हूँ, उनको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।